नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम सेकंड EAFM पेपर 1 मनी एंड बैंकिंग सिस्टम है, उसमें अपन मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर वाला चैप्टर है वो स्टडी कर रहे थे, जिसमें इंडिया में मनी या करेंसी नोट इशू करने का कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है और पास्ट में कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, इनकी स्टडी अपन ने करी। फिर उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी है, इसका अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज अपन इसमें वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी या मुद्रा के चलन वेग उसकी स्टडी करेंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आता है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी या चलन वेग होता क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल है, उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी करेंसी नोट या एवरेज यूनिट ऑफ करेंसी अपनी होती है, उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन होती है। मान लीजिए आपके पास एक 100 रुपीज़ का करेंसी नोट है और एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में, वो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का हो सकता है, या फिर आपके यहाँ पे जो भी सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है कि क्वार्टरली कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो रही है या एनुअल हो रही है। आपके पास 100 रुपीज़ का करेंसी नोट है। मान लीजिए 1 ईयर में ये करेंसी नोट है वो 20 पर्सन्स के पास में गया है, 20 लोगों के पास में गया। आपने किसी ए पर्सन को पेमेंट करा, ए ने किसी बी पर्सन को पेमेंट करा, बी ने किसी सी पर्सन को पेमेंट करा। इस टाइप से एक साल में मान लीजिए ये 20 लोगों के पास पहुंचा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2000 रुपीज़। यानी एक करेंसी नोट है वो 100 रुपीज़ का है, जितना वो सर्कुलेट होता है, जितने ज़्यादा लोगों के पास में, चाहे वो बायर हो या सेलर हो, उनके पास में जाता है, उतनी उसकी वेलोसिटी या उसका चलन वेग है वो बढ़ता जाता है। यानी एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में मनी या करेंसी की एवरेज यूनिट होती है, वो इकोनॉमी में कितनी सर्कुलेट होती है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी या मुद्रा का चलन वेग होता है। अब जितने भी आपके चलन वेग आपने कैलकुलेट कर लिया या सर्कुलेशन ऑफ मनी आपने कैलकुलेट कर लिया, बट सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ करेंसी है या मुद्रा का चलन वेग है, उसको कई फैक्टर हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं, वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं उनकी स्टडी आज अपन करेंगे। जो आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें नंबर 1 आता है ट्रेड कंडीशंस, व्यापारिक क्रियाएं। किसी भी कंट्री में वहाँ की ट्रेड कंडीशंस है वो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी को अफेक्ट करती है। सपोज कीजिए किसी कंट्री में ट्रेड कंडीशन है वो बेटर है, मीन्स प्रोस्पेरिटी आ रही है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन्स भी होंगे, और कैश ट्रांजेक्शन होंगे उसी केस में आपका वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो इंक्रीज होता जाता है। और अगर आपके यहाँ पे ट्रेड कंडीशंस खराब हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो कम होंगे। जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपके डिक्रीज होते हैं, उस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी या मुद्रा का चलन वेग है वो कम होने लग जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट आता है क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा। अगर किसी कंट्री में वहाँ के सेंट्रल बैंक ने या मनी सप्लाई अथॉरिटी है उसने मनी की क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वहाँ की मनी सप्लाई अथॉरिटी आपके क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज करता है, उस केस में मुद्रा का चलन वेग है वो भी बढ़ने लग जाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है पॉलिटिकल कंडीशंस, राजनीतिक स्थिति। किसी भी कंट्री के लिए हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसका इम्पोर्टेंट रोल आता है। अगर आपके यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यानी आपकी सरकारें स्थायी हैं और उनकी पॉलिसीज़ हैं वो क्लियरली डिफाइंड हैं, यानी सुस्पष्ट हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका मनी सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो इंक्रीज होने लग जाता है। और मान लीजिए किसी कंट्री में वहाँ की गवर्नमेंट है वो इनस्टेबल होती है,
यानी इतनी ज़्यादा पॉलिटिकली उठापटक होती है कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाती है, तो डेफिनेटली उस केस में आपकी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो बार बार चेंज होंगी, और जैसे ही आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होती है तो आपके जितने भी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं। यानी बिजनेस है उसमें प्रोस्पेरिटी नहीं आ पाती है। जब बिजनेस में प्रोस्पेरिटी नहीं होगी तो उस केस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रिड्यूस होंगे। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस होंगे तो डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी या मुद्रा का चलन वेग है वो कम होने लग जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की प्रवृत्ति। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के रिगार्डिंग एक ही बात निकल के आती है, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज होगा, मुद्रा का चलन वेग इंक्रीज होगा। और अगर ये डिक्रीज हो रही है यानी लोगों में उपभोग करने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है तो उस केस में बाइंग एंड सेलिंग कम होगी, यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होंगे तो डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होगा या मुद्रा का चलन वेग है वो भी कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कैश ट्रांजैक्शंस, नकद लेन देन। ये एक तो आपका कैश ट्रांजैक्शन जितने कम होंगे वेलोसिटी या मुद्रा का चलन वेग उतना ही कम हो जाता है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे कैश में उतना ही आपका वेलोसिटी या चलन वेग मुद्रा का बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जांपल अपन ने लिया, मान लीजिए अब आपका 100 रुपीज़ का नोट है वो 100 टाइम्स 1 ईयर में एक कंट्री में सर्कुलेट होता है, तो अब ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000। यानी जितना ज़्यादा आपके कैश में ट्रांजैक्शन होंगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो इंक्रीज होता है, और जितने कैश ट्रांजैक्शन कम होंगे तो डेफिनेटली मुद्रा का चलन वेग है वो भी कम हो जाएगा। ये तो थी कैश ट्रांजैक्शन की रिगार्डिंग बात। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन की अपन बात करें, भी उधार के जितने लेन देन होते हैं उसकी बात करें, उसमें भी उसके टाइम ड्यूरेशन का बड़ा रोल आता है। जितने क्रेडिट ट्रांजैक्शन है सपोज वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के हैं, कम समय अवधि के हैं, तो वहाँ पे मनी का सर्कुलेशन या वेलोसिटी है वो इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो रिड्यूस होने लग जाता है, मुद्रा का चलन वेग कम होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट आता है फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, विनियोग की सुविधाएं एवं आर्थिक विकास। अगर इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट है वो फाइनली आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए जाता है या फिर जनरल कंज्यूमर्स के लिए जाता है। कंज्यूमर के पास में आएगा तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इंडस्ट्रीज़ के पास में जाएगा तो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो अगेन आपका कंजम्पशन या डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस टाइप की फैसिलिटी अगर आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा है या फैसिलिटी आपको मिल रही है तो वहाँ पे मनी की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर ये फैसिलिटी कम है आपके पास में या कम होती जा रही है तो मुद्रा का चलन वेग है वो भी कम होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आवागमन एवं संचार के साधनों का विकास। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों ही बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट टूल में काउंट करे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है तो माल की ढुलाई एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से करी जा सकती है। कम्युनिकेशन है वो आपकी बिजनेस डील्स में काम में आता है। अगर ये सारी फैसिलिटी है इनका डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, ट्रांजैक्शन इंक्रीज होते हैं, ट्रांजैक्शन इंक्रीज होते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो भी इंक्रीज होता जाता है। और अगर ट्रांजैक्शन कम होते हैं या इन फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट कम हुआ है तो उस सिचुएशन में मुद्रा का चलन वेग कम होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जनता की तरलता पसंदगी। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट या इम्पोर्टेंट फैक्टर इसको माना जा सकता है। रीजन बीइंग जनरल पब्लिक है उसकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस जितना हाई होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होता जाता है। यानी लोग अपने पास ज़्यादा नकद पैसा रखने लग जाएंगे तो ट्रांजैक्शन कम होंगे, ट्रांजैक्शन कम होंगे तो डेफिनेटली आपका वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो रिड्यूस होने लग जाता है।
अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कम है यानी जनता अपने पास में तरल रूप में मुद्रा को कम रखना प्रीफर कर रही है, तो उस सिचुएशन में आपके ट्रांजैक्शंस हैं वो इंक्रीज होते हैं, और इंक्रीज होंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है फैसिलिटी फॉर बोरोविंग, ऋण प्राप्त करने की सुविधाएं। किसी भी कंट्री में आपके जितनी क्रेडिट फैसिलिटी या बोरोविंग फैसिलिटी ज़्यादा उपलब्ध होती है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्रोस्पेरिटी आती है। सिमिलरली जो कंज्यूमर्स हैं उनमें कंजम्पशन का पैटर्न है वो चेंज होता है, यानी कंजम्पशन इंक्रीज होने लग जाता है। जब ये दोनों चीज़ें होती है तो आपके ट्रांजैक्शन चाहे वो बिजनेस के हों या जनरल पब्लिक के लिए बाइंग और सेलिंग के ट्रांजैक्शन हो, वो इंक्रीज होते हैं। और जब ये ट्रांजैक्शन इंक्रीज होंगे तो आपकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो भी इंक्रीज होगा, अदरवाइज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो रिड्यूस या डिक्रीज होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग संस्थाओं का विकास। बैंकिंग इंडस्ट्री आज की डेट में मनी सर्कुलेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरबीआई सिंपल रूल्स बनाता है, चाहे वो सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सब के रिगार्डिंग वो मॉनेटरी या क्रेडिट पॉलिसी में ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है। बट इनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू होता है। मान लीजिए सीआरआर को इंक्रीज कर दिया तो बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। सिमिलरली एसएलआर इंक्रीज करते हैं, अगेन बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जब उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी तो उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी लोगों को कम उधार दे पाएंगे। जब लोगों को या इंडस्ट्रीज़ को कम वो लेंडिंग कर पाते हैं, उस सिचुएशन में आपके एक तो कंजप्शन रिड्यूस होता है यानी डिमांड डिक्रीज होती है, और सिमिलरली इंडस्ट्रीज है वो भी टाइमली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो उस सिचुएशन में आपके वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी रिड्यूस होता है। और अगर इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस वेल डेवलप्ड हैं और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो इंक्रीज होता है। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है अल्टरनेट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत। इसमें एक चीज़ और भी आती है, ये आपकी फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन के रिलेवेंस में है ये चीज़। अब मान लीजिए फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनकी प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो प्रेजेंट टाइम में वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोगों को पता है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगी तो वो आज ही इनकी बाइंग और सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर आपकी ये है कि प्राइस रिड्यूस होंगी, डिक्रीज होंगी, कम होंगी, तो उस सिचुएशन में आज की डेट में मनी सर्कुलेशन है वो रिड्यूस होने लग जाता है, यानी उसकी वेलोसिटी है वो कम होने लग जाएगी, मुद्रा का चलन वेग कम होने लग जाएगा। और सिमिलरली आपके पास मनी सप्लाई के अल्टरनेटिव सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे बैंक्स हो गया, इनके अलावा दूसरी आपके पास इंस्टीट्यूशन या दूसरे कोई अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। अगर वो मनी के फॉर्म में नहीं है तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी रिड्यूस होगा। अगर मनी के फॉर्म में है तो डेफिनेटली वहाँ पर मुद्रा का चलन वेग है वो इंक्रीज होता है। तो आज के इस वीडियो में एक दो चीज़ अपन ने देखी है, एक वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी या मुद्रा का चलन वेग क्या होता है, और दूसरा उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को अफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।